तो स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए आज का हम अपना मॉडल टेस्ट स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन 30 क्वेश्चंस का आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे प्रीवियस पीसी या फिर पीटीटी 2021 के सिलेक्शन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा में नोट्स देना, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यावहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंतर्गत फटाफट। चलिए सभी भाई बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब लगा लीजिएगा। आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यावहारिक उदाहरण देकर के पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना बिल्कुल प्रभावी शिक्षण के लिए एक उत्तरदायी शर्त मानी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। यानी अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? जब आप एक अध्यापक बन जाते हो तो उस किस कार्य में आप लोग सबसे ज़्यादा रुचि लेंगे? छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। ऑप्शन बी है कि शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में। ऑप्शन सी है कि छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में। और ऑप्शन डी है भैया ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है बच्चों के व्यक्तित्व और उसके ज्ञान में वृद्धि करना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या चला जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर है जो आपको एग्जाम में 3 नंबर दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए कर लीजिए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व में विकास। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करेगा। सबसे ज़्यादा अध्यापक इसी कार्य में रुचि लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? भाई अध्यापक छात्रों के साथ में यदि विद्यालय में खेलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उससे, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्या फर्क पड़ेगा? क्या उचित है? इससे दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। ऑप्शन बी है उचित नहीं है, इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम हो जाता है। क्या इस पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। या फिर ऑप्शन डी है विशेष अवसरों पर उचित है। ये बात सही है बिल्कुल कि अध्यापक छात्रों के साथ में यदि खेलेगा तो उन दोनों के बीच में एक मित्रता का संबंध होता है और जहाँ पर मित्रता होती है वहाँ पर दूरियाँ भी कम हो जाती हैं। याद रखें। तो ये बिल्कुल उचित कथन है कि छात्रों के साथ में अध्यापक को खेलना चाहिए। ठीक है, ताकि उनके बीच की दूरियाँ कम हो जाए। बच्चों के जो भी डाउट उनके दिमाग में चलते हैं, हर बात को पूछने की झिझक उनमें ख़त्म हो जाए। इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 4। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग कि इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी है कि इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। या फिर उपरोक्त सभी। आपको विदित है पूरी तरीके से कि जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। बहुत से बच्चे सोचते हैं
कि जहाँ पर भी आपको उपरोक्त सभी ऑप्शन में दिख जाए वहाँ उसको क्लिक कर देना चाहिए, वही राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। याद रखें कि देखिए, इससे छात्र सुविधाभोगी हो जाएंगे। बात तो सही है, यहाँ पर सुविधाभोगी तो हो जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी ही नहीं है। यहाँ पर ये सटीक आंसर नहीं जा रहा, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। दूसरा है कि वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है भैया। कैलकुलेटर को चलाने के लिए भी कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा और आपका सही ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इससे उसके अभ्यास की शक्ति प्रभावित होगी, कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। आप लोग कन्फ्यूज क्लियर कर लें आप लोग क्वेश्चन का, ताकि जब भी एग्ज़ाम में आपको दिखे क्वेश्चन इस प्रकार का, आप लोग गलत नहीं करके आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। मैं आपको प्रतिदिन 6 बजे, प्रतिदिन शाम 6 बजे 30 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से संबंधित करवाता हूँ। मॉडल पेपर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यही क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, कहीं से बाहर से नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही कुछ ऐसी है, महसूस ही नहीं हो पाता है कि शायद ये क्वेश्चन आया भी था या नहीं आया। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, शिक्षण अभिरुचि के सभी सवाल बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, 2-2, 5-5 साल के अंतराल में क्वेश्चन आते ही रहते हैं लगभग। 5वां क्वेश्चन का सही जवाब पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्दा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत या फिर चयन का सिद्धांत। सभी का क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भैया उसको क्या कहते हैं? प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत कहते किस लिए है? क्योंकि वो किसी दूसरे महापुरुष की जीवनी या फिर प्रेरणादायी नाटक, आपको क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया, प्रेरणादायी मिल रहा है ना, प्रेरणादायी नाटक यानी कि किसी वो दूसरे की चीज़ से क्या हो रहा है, जीवनी से प्रभावित हो रहा है, दूसरे के क्रियाकलापों से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणा का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट कर लो। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि, ऑप्शन देख लीजिए, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो। ऑप्शन बी है कि बच्चों से समाज सेवा कार्य करवाया जाए। ऑप्शन सी है कि उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। और ऑप्शन डी, ये तीनों उपरोक्त सभी। जल्दी दीजिएगा, सभी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा फटाफट। वीडियो को लाइक ठोक दें, जो भी भाई बहन बिल्कुल देखते हैं लाइव हमारा, वो सभी वीडियो को लाइक कर लें एक बार। आपके एक लाइक ठोकने से हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है आपकी एक लाइक करने से। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें कितना लाइक करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। ये बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे उत्तम तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे गुडविल मेथड है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? छात्रों के जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने वाला कौन सा ऑप्शन है बताइएगा आप लोग। पुस्तक हैं, प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव या खेल का मैदान? सबसे सटीक आंसर अगर आपको दिख रहा है ना, तो वो ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जा रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का सर्वांगीण विकास केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से ही हो सकता है।
और वो ऑप्शन चला जाएगा आपका डी के साथ में, यानी खेल का मैदान। बच्चे को पूरी तरीके से खेल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए उसके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो सकता है। बच्चे के अंतर्गत हर चीज़ की स्फूर्ति आती है और वो प्रत्येक कार्यों को बड़े एकाग्रता के साथ भी करता है। तो यहाँ पर खेल का मैदान जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा। शारीरिक विकास के प्रति लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना बहुत जरूरी है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेल कूद, अच्छे कपड़े, या बच्चों की सुंदरता, और ऑप्शन डी है कि बच्चों की अच्छी पाठ्य पुस्तक। देख लीजिए ये दोनों ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हैं। बच्चों की अच्छी पाठ्य पुस्तकें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपको केवल इसके 2 नंबर मिलेंगे एग्जाम में करके आओगे तो। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में, खेल कूद। ठीक है ना, खेल कूद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है भैया बच्चों के सामाजिकरण के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। समझ में आ रहा है पूरी तरीके से? आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर कर ले क्वेश्चन का, क्या होगा इसका जवाब कि सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से क्या लाभ है? बताइए। पता है दोपहर का जो भोजन चलाया गया था सरकार के माध्यम से उसको क्या बोलते हैं? मिड डे मील, MDM, मिड डे मील बोलते हैं उसको, याद रखें। तो उसका लाभ क्या है बच्चों के जीवन में? सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई थी मिड डे मील, दोपहर के भोजन की योजना, उससे क्या लाभ है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिए। तो देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों ही इसके लिए सही हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए फायदा क्या हुआ कि यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा, पहला कारण। दूसरा है कि निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। तो ये दोनों ही कारण बिल्कुल मिड डे मील के प्रमुख लक्ष्य थे, इसका यही बच्चों के लिए लाभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए। ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है कि समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। ऑप्शन बी है कि योजनाओं का सतत मूल्यांकन। ऑप्शन सी है कि समूह पर कड़ा नियंत्रण, और ऑप्शन डी है अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए ध्यान रखें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। समूह के प्रति समर्पण की भावना और ऊंचा मनोबल ही उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व का क्या होता है? गुण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूपों में, या फिर मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, या फिर वैयक्तिक रूप से सीखते हैं, या फिर समूह में रहकर सीखते हैं? बताइए। तो एक बाल केंद्रित कक्षा के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं सामान्यतः व्यक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से दोनों ही प्रकार से सीख सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए राइट हो जाएगा भैया। सब लॉक कर लीजिए, सब लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, सभी लाइक ठोक दो फटाफट से। अगला क्वेश्चन की तरफ बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, खुद पढ़िएगा ऑप्शन और जब आंसर बताइए। लाइव चैट बिल्कुल भी नहीं करते हो, सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियरिंग ही लाइव हो, लाइव चैट आप लोग करके देखिएगा।
इसीलिए मैं आपको टाइमिंग देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन बोलने के बाद मैं आपको यहाँ पर 30 सेकंड का समय देता हूँ। आसानी से आप लोग आंसर का जवाब दे सकते हो। रेगुलर मैं पूरी तरीके से आपकी कमेंट पढ़ता हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, याद रखें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्र हित को ही सर्वोपरि रखें और उसी के अनुसार काम करें। ये विद्यालय में अध्यापक का सबसे पहला कर्तव्य है। छात्रों के हित को क्या रखना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए और उस कर्तव्य के प्रति उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। भैया बहुत टफ चीज़ है, ध्यान रखें आप लोग इस चीज़ का, कि जो 50 क्वेश्चन आपको आएंगे ना, पूरा पसीना पसीना ला देंगे एग्ज़ाम के अंतर्गत। 400 प्लस नंबर बहुत बड़ी बात होती है, और जो भी 400 प्लस मार्क्स लेकर के आएगा एग्ज़ाम में, वो बड़ा ही खुश नसीब और मेहनती विद्यार्थी होगा। और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी रैंक के साथ में पास आउट हो रहे हैं, तो उनको मनपसंद कॉलेज भी मिलेगा, याद रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 400 प्लस नंबर लेकर के आए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग वीडियोस देखते हैं, रेगुलरली क्लास लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपके लिए चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि अध्यापक की दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत 2 काम होते हैं भैया, याद रखें। पहला ऑप्शन बी यहाँ पर कारण है, पहला अंक, कि छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना, ये भी काम कर सकता है। और ऑप्शन सी, कि वो छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए भी क्या करेगा, निरंतर चिंतनशील रहेगा और कक्षा में नए नए प्रयोग करवाएगा। तो ये अध्यापक की दैनिक डायरी जो होती है ना, अपनी डेली रूटीन वाली जो डायरी होती है, उसकी दैनिक दिनचर्या की डायरी होती है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें शामिल की जाती है। इसीलिए आपका मैंने यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट किया है, क्योंकि बी और सी दोनों ही सही जा रहे हैं, ठीक है। नंबर आपको बी और सी दोनों में से एक लगाने के लिए आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से याद रखें, नंबर आपको सबसे ज़्यादा उसी ऑप्शन के दिए जाएंगे जहाँ पर फैक्ट क्लियर होगा। तो आपका यहाँ पर फैक्ट बिल्कुल, ये सॉरी, ऑप्शन ए और बी नहीं होगा यहाँ पर, दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, ये चीज़ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही सही है यहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी किसी क्वेश्चन में बोलने में मिस्टेक हो जाती है स्पीड के साथ में, हालांकि मैं बहुत ही धीरे स्लो मोशन में काम कर रहा हूँ, चलेगा। कभी कभी जो स्लाइड है वो काम नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, क्या ये विशेषता है। या फिर ऑप्शन बी है कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। ऑप्शन सी है कि बच्चों के या बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। और ऑप्शन डी है कि बालक के मनोविज्ञान को समझना। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। पॉजिटिव सोचोगे उतना ही सटीक आंसर जाएगा आप सबका। ये 50 क्वेश्चन, सॉरी, ये जो 30 क्वेश्चन आप लोगों को वीडियोस के अंतर्गत मैं पर डे लेकर के आता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बनाए जाते हैं। मैं आधी घंटा आपके सामने यहाँ पर प्रतिदिन बोलता हूँ, उसका कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिट निकलना बहुत ज़रूरी है। पढ़िएगा आप लोग, मन से पढ़िएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से ही अवगत कराने में जोर देना चाहिए, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये ऑप्शन आपका गलत है। किसके लिए, ये विशेषता नहीं है इसकी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको 3 नंबर एग्जाम में दिलाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। भैया पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि अध्यापक के पास में पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक कुशल अध्यापक तभी कहला पाएगा वो, जब उसके लिए अपनी सब्जेक्ट पर पूरी तरीके से नियंत्रण रहेगा सब्जेक्ट पर, और पूरा चैप्टर उसे क्लियर रहेगा। हर विद्यार्थी को प्रत्येक चैप्टर से संबंधित, प्रत्येक विषय वस्तु से संबंधित हर बात को क्लियर करेगा, उनका कंसेप्ट क्लियर करेगा, तो ही वो एक कुशल अध्यापक होगा। तभी तो जाकर के कक्षा में बहुत से अध्यापक जो होते हैं डगमगा जाते हैं। कारण यही है कि वो पाठ की पूरी तैयारी करके आते ही नहीं भैया, पाठ की पूरी तैयारी करके आते ही नहीं, इसीलिए वो कक्षा में डगमगा जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि, ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग, शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ क्या होगा भैया? बिल्कुल, शिक्षण के दौरान जब भी तुलना करेंगे आप लोग, उस तुलना का लाभ, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी कर लीजिएगा आप लोग कि तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है। ये बिल्कुल सही बात है। कंपेयरिंग अगर किसी चीज़ से हम करेंगे तो निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच पाएंगे। नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, एक चीज़ के बदले अगर हम दूसरी चीज़ की तुलना करेंगे तो उस चीज़ से संबंधित दूसरी चीज़ में हम अंतर करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तुलनात्मक ज्ञान हमें प्राप्त होगा। पाठ्य अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाती है सारी चीज़ें, उनमें हम अंतर करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सभी, क्या होगा इसका जवाब। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है भूमिका को, ऑप्शन बी है छात्रों की शंकाओं के निवारण को, ऑप्शन डी है कि विषय के प्रस्तुतिकरण को, और ऑप्शन डी है आपके लिए गृह कार्य को। कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विषय के प्रस्तुतिकरण के लिए जब भी आप लोग एक अच्छी पाठ्य योजना बनाए तो सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर देना चाहिए? विषय के प्रस्तुतिकरण के लिए दिया जाना चाहिए। याद रखें इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर जो एक शिक्षक के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है? चलें कर लेते हैं लॉक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पता है क्या होगा? शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई अन्य काम करना। पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्क्रीन से दिख नहीं रहा। ठीक है, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? याद रखें, ये हो जाएगा आपका आंसर, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाई। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। पता है आप लोग? सूचनाओं को रटाने पर, सूचनाओं को रटवाने पर एक रटंत विद्या चल रही है स्कूलों के अंतर्गत पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। भूगोल का पाठ पढ़ाते समय, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। तो इस प्रणाली से छात्रों के अंतर्गत किस गुण का विकास होता है? निरीक्षण के गुण का विकास होता है, या फिर सोचने के गुण का विकास होता है, या परीक्षण के गुण का विकास होता है, या उपरोक्त सभी? बताइए भैया जल्दी से। सीधी सी बात है, जब भी आप लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाते हो तो आप लोग
तुलनात्मक विधि का सहारा लेंगे तो उसमें क्या होगा, आप लोग निरीक्षण कर भी कर सकते हो, सोचने का गुण भी विकसित होता है और परीक्षण के गुण भी विकसित होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है? मौखिक संचार का उदाहरण बताइए भैया। देख लीजिए, चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो जाना गलत है ना भैया, क्या है, संकेत संचार है ये। विजय ने टेरेस पर खड़े होकर के ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, ये भी नहीं है ना, बिल्कुल संचार थोड़ी है ये। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है, इसमें संचार वाली बात कहाँ है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बच रहा है। सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़ करके सुनाया, क्या दिया, एक समाचार दिया, संचार दिया, क्या हो गया, ओरल है, एक्सप्रेशन है, मौखिक अभिव्यक्ति का संचार होया यहाँ पर। तो सुनीता ने विनीता को पत्र सुनाया, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप कैसा है? वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप कैसा है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए राइट करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक कर लो, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। वर्तमान आधुनिक शिक्षा का स्वरूप कैसा है कि छात्रों को सही दिशा में निर्देशित नहीं किया जा सकता, केवल सूचनाएं रटाने पर ही ध्यान दिया जाता है, सिर्फ उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ऐसा मकसद बन चुका है अध्यापकों का कि वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लोभ में आ रहे हैं और छात्रों को सही तरीके से दिशा निर्देशित नहीं कर पाते हैं, तो वो छात्रों को दिशा निर्देश करने में असमर्थ है, यह आज की आधुनिक प्रणाली का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, 23, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? बच्चे जो सामूहिक रूप में खेलते हैं ग्रुप के टाइप्स में, तो उससे बच्चों को क्या फायदा होता है? उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, या फिर मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, या फिर नियम का अभ्यास, नियम पालन करने का अभ्यास प्राप्त होता है, या फिर उपरोक्त सभी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कर लीजिए, बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन सही है भैया, ठीक है। देखिए, उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होगा, सामूहिक भावना से यही तो चीज़ें विकसित होती है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग और नियम पालन का अभ्यास, तो यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? वर्तमान समय के अंतर्गत जो शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है अगर बच्चों के लिए, तो भैया रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली बच्चों को दी जानी चाहिए, तो बच्चे क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। देखिए, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बुनियादी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की थी, इसीलिए तो आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को दिशा निर्देशित करने में पूरी तरीके से असमर्थ है, इसलिए सरकार के द्वारा एक बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम प्रणाली लागू की गई थी ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बने।
आत्मनिर्भर बन जाए और रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उन्हें अपने जीवन में चहुमुखी विकास करने का अवसर मिले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, सही बी चला जाएगा। कोई दिक्कत हो यदि आपको तो मुझे बता सकते हैं, सर मेरे ये समझ में क्वेश्चन नहीं आया, कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन जो भी समस्या होगी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, या फिर छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, या फिर प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, और ऑप्शन डी है कि अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए आत्म अनुशासन के विकास को विकसित करने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए भैया, सही यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि उनमें एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना होगी, अपने आप में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, तो बच्चे आत्म अनुशासन तो स्वाभाविक तरीके से हो ही जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। यही क्वेश्चन आते हैं हर बार, कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। शिक्षण अभिरुचि को हम पूरा पढ़ाएंगे, मॉडल टेस्टों के माध्यम से क्लियर कर देंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे कि छात्रों में राष्ट्रीय भावना जाग जाए। यही राष्ट्रीय भावना का विकसित करने के लिए, राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम तरीका है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए विद्यालय में जिससे उन बच्चों के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना का क्या हो जाए, विकास हो जाए मित्रों, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 27वां, कि आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, एक साइंस का क्वेश्चन भी है, शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, बी आंसर यहाँ पर सही है। कारण आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आनुवांशिक गुण वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कारण क्या होता है इसका, जीन जो होता है वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देता है, जिसके अंतर्गत माता पिता का कोई योगदान दोनों का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पिता का योगदान होता है। पिता के ही आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण हो पाता है, क्योंकि माँ के अंतर्गत तो XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के अंतर्गत XY गुणसूत्र होते हैं। याद आ रहा है ना आपको, इसलिए ये X तो बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों XY मिल करके ट्रांसफ़र हो पाएंगे ये XY। तो क्या हुआ भैया, ये XY फिर से क्या बनाएंगे, पिता का गुणसूत्र। तो क्लियर है ना अच्छी तरीके से, सिर्फ पिता के ही आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिक का या केवल वातावरण का, पालन पोषण का, या आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा। बताइए क्या होगा इसका जवाब। चलिए, जो मानव का जो व्यक्तित्व है वो रिजल्ट किसका है, आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया। आनुवांशिक गुण जो अपने माँ बाप से प्राप्त होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के अपने पुत्रों के लिए या बच्चों के लिए जो भी मिलते हैं, और उसके वातावरण की जो अंतःक्रिया है
उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चा वातावरण के अंतर्गत जो भी दिखाई देगा उसी का अनुसरण करेगा, वहाँ की लोक कला संस्कृति का पालन करेगा, वहाँ की भाषा का पालन करेगा, उनके जो भी क्रियाकलाप होंगे समाज के अंतर्गत, परिवेश के अंतर्गत, उसी को सीखेगा। और ठीक है, और जो भी कैरेक्टर बच्चों को प्राप्त होता है वो अपने माता पिता से होता है, यानी कि अपने पैतृक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 29वां। सभी बताइएगा, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर तक यानी कक्षा 1 से 5वीं तक जो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए महिलाओं के द्वारा ही क्यों दी जानी चाहिए? क्या कारण है कि महिलाओं के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर? ऑप्शन देख लीजिए कि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक और प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती, या शिशुओं को महिलाओं से कोई डर नहीं लगता, या महिलाओं में बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं। क्या कारण है इसका? ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है कि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक और प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सबसे सटीक आंसर यही जा रहा है। आ रहा है समझ में? बाल मनोविज्ञान कहने का मतलब जो महिलाएं होती हैं उनके अंतर्गत एक ममता का गुण सबसे होता है ज़्यादा। ममता का गुण जो होता है उनमें पाया जाता है, इसलिए बच्चे के प्रत्येक क्रियाकलाप को अच्छी तरीके से समझने में कुशल होती है। पूर्ण उनको अनुभव होता है बाल मनोविज्ञान का। क्लियर? तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन ए सही चला गया। और लास्ट क्वेश्चन है अपना इस टेस्ट का, बताइए यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बुरी आदत है, या फिर कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, या फिर आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, और ऑप्शन डी है कि आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको कोई ऐसी आदत लगी हुई है जिसका बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो आप लोग क्या कार्य करेंगे भैया? यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कर लीजिए, कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को तो आने ही नहीं देंगे। यदि आदत सामने आ जाएगी तो उसका क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप लोग उस चीज़ का या उस बुरी आदत का बच्चों को मालूम नहीं होने दें, तो बेहतर है। सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारा मॉडल टेस्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले मॉडल टेस्ट के लिए। और आप लोग 9 बजे, रात 9 बजे आप लोग क्लास दीजिएगा राजस्थान जीके की, और 6 बजे आप लोग शिक्षण अभिरुचि के ले सकते हैं, और सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की क्लास मिलेगी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। जिस दिन तक पेपर होगा उस दिन तक आपको तैयारी करवाएंगे। जुड़ते रहिएगा हमसे, और दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा हमारा। धन्यवाद।